हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण और आज हम जिस ब्रीथ टेकिंग मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं इसका नाम है द कॉल। द कॉल 2020 की रिलीज़ है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 विच इज़ एक्सेलेंट। आज की मूवी बहुत ही कमाल होने वाली है क्योंकि ये बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इसका एंड क्या है या इसकी स्टोरी क्या है तो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाएंगे। ये इस कदर कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। रिव्यू शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। सबसे पहले हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है सोयन। ये 28 साल की है और ये इस वक्त एक सड़क पर खड़ी है पैदल। अचानक से एक गाड़ी इसके पास आती है और वो उस गाड़ी वाले से लिफ्ट लेती है। गाड़ी के अंदर जो इंसान है इसका नाम है संगहू, जिसका एक स्ट्रॉबेरी फार्म है, और संगहू सोयन का फैमिली फ्रेंड है जिससे वो काफ़ी सालों के बाद मिली है। सोयन यहाँ अपनी माँ से मिलने आई है जो कि बीमार है और काफ़ी सालों के बाद यहाँ आई है। वो शायद किसी शहर वगैरह में रहती है और ये एक रूरल सा एरिया है। इस बातचीत के दौरान सोयन संगहू को बताती है कि उसका फ़ोन ट्रेन में खो गया है और वो उसका फ़ोन भी बोरो करती है कुछ काम करने के लिए, किसी को फ़ोन करने के लिए। घर जाने के बाद वो अपना एक पुराना लैंडलाइन होता है जिसको रिपेयर करवाती है और उस लैंडलाइन से अपने फ़ोन पर फ़ोन करती है, जहाँ एक अजीब सा आदमी उसे कहता है कि तुम्हें फ़ोन वापसी तभी मिलेगा जब तुम मुझे कोई इनाम दोगी। सोयन को कुछ समझ नहीं आती है और वो आदमी फ़ोन काट देता है और उसके बाद सोयन के नंबर पे फ़ोन ही नहीं लगता। तभी थोड़ी देर के बाद उसी लैंडलाइन पे एक कॉल आता है। सोयन उस कॉल को रिसीव करती है जहाँ एक अजीब सी लड़की कह रही होती है, तुम सही कह रही थी, माँ बहुत बुरी है। सोयन को लगता है ये कोई रॉन्ग नंबर है और वो इसे रॉन्ग नंबर कहकर बंद कर देती है फ़ोन को। उसके बाद हम सोयन को देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सोयन के अपनी माँ के साथ ताल्लुकात कुछ खास ठीक नहीं है। अगले सीन में सोयन ग्रेवयार्ड पर नजर आती है जो कि अपने फादर की ग्रेव पर है। उसके फादर काफ़ी साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। इसके बाद एक बार फिर से सोयन को फ़ोन आता है उसी लड़की का जिसका नाम होता है यंगसू। इस बार वो कह रही होती है कि मेरी माँ मेरे साथ बहुत गलत कर रही है और मेरी माँ एक अच्छी इंसान नहीं है, वो मुझे मार रही है वगैरह वगैरह। सोयन हैरान हो जाती है। रात को सोई हुई सोयन के टांग पर हम एक बर्ड मार्क देखते हैं जिसकी स्टोरी क्या है ये बाद में पता चलेगा। रात को सोयन की आंख किसी शोर की आवाज़ से खुल जाती है। जब वो उठकर देखती है तो वॉल पर एक पेंटिंग जो कि इनकी फैमिली पेंटिंग होती है वो नीचे गिरी हुई होती है। सोयन उस पेंटिंग को दोबारा वॉल पर लटकाने की कोशिश कर रही होती है जब इसे एहसास होता है कि जैसे इस दीवार के पार कुछ है और अगर वो इस दीवार को तोड़ेगी तो इसके पीछे शायद कोई दरवाज़ा या कोई रास्ता निकलेगा। इसी सोच के साथ सोयन उस दीवार को तोड़ने लगती है और इस दीवार को तोड़ने के बाद वो इस दीवार में इतना बड़ा होल कर लेती है जिससे वो बआसानी अंदर जा सके। सोयन एक टॉर्च को लेकर अंदर जाती है क्योंकि काफ़ी अंधेरा होता है अंदर। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ उतरती जाती है उसे एहसास होता है कि ये एक तय खाना है जो काफ़ी टाइम से बंद है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। इस तय खाने में उसे अजीब अजीब सी चीज़ें भी नजर आती हैं, जैसे एक कुर्सी के पड़ा ऊपर एक भालू। उसके अलावा इसे एक बड़ा सारा कार्टन बॉक्स नजर आता है। जब वो उस कार्टन बॉक्स को चेक करती है तो उसमें काफ़ी अजीब सी चीज़ें होती हैं जिसे वह समझ नहीं पाती कि ये क्या है, लेकिन उसे यही आइडिया होता है कि शायद किसी पे कभी कोई जादू वगैरह करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। उसी कार्टन के अंदर उसे कुछ तस्वीरें और कुछ और चीज़ें मिलती हैं और उन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर होती है एक लड़की जो कि एक्चुअल में यंगसू की तस्वीर है। उस तस्वीर के ऊपर जो डेट लिखी होती है वो सोयन के फादर की डेथ के एक दिन पहले की होती है। सोयन उन तस्वीरों को और इन चीज़ों को अपने पास रख लेती है और अगले दिन वो उसी तस्वीर को लेकर जाती है संगहू के पास। संगहू को कुछ याद तो नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो इतना याद कर पाता है कि ये तस्वीर जो है वो उस औरत की बेटी की है जो औरत सोयन के घर की केयर करती इनसे पहले। इसके बाद संगहू कहता है कि मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा और वह वहाँ से चला जाता है। घर वापसी आते हुए सोयन को एक शॉप नजर आती है जिस पर लिखा होता है सुन्ही। सुन्ही दरअसल वो लड़की का नाम है जिसका नाम यंगसू फ़ोन पर लेती है, तो शायद वो जो फ़ोन आ रहा था वो सुन्ही के लिए है। उसी शॉप के बाहर एक औरत बैठी होती है जो कि शायद सुन्ही होती है जिसके लिए वो फ़ोन था। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रात होती है और फ़ोन फिर से आता है, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से लड़की बहुत बुरी तरह चिल्ला रही होती है। यंगसू कह रही होती है कि उसकी माँ उसे जला रही है, उसे घसीट रही है, उसे मार रही है और वो बहुत परेशान है। ये सुनकर सोयन बहुत डर जाती है और परेशान हो जाती है कि आखिर ये कौन है जो इतनी परेशानी की हालत में इसे फ़ोन करती है। और उसके बाद हम एक्चुअली में एक औरत को देखते हैं जो कि एक लड़की को सीढ़ियों से घसीट रही है, उसके पैरों पे वार कर रही है, उसे आग से जला रही है, जो कि शायद यंगसू और उसकी माँ है। जिसके बाद एक अजीब चीज़ ये होती है कि जो होल सोयन ने अपने घर में बनाया होता है तय खाने में जाने के लिए, उस होल से फिज़िकली धुआं बाहर आने लगता है
जिसे देखने के बाद सोयन बहुत घबरा जाती है, डर जाती है, टॉर्च से अंदर चेक भी करती है लेकिन उसे धुएं के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। इस बात से सोयन ये कनेक्ट कर पाती है जैसे कि वो और यंगसू एक ही घर में हैं, क्योंकि उसे तहखाने की सीढ़ियों पर कुछ कोयले भी दिखते हैं। वो ये बात यंगसू को भी बताती है कि मुझे लगता है कि जैसे हम एक ही घर में हैं, हम में बस टाइम डिफरेंस है। तुम शायद 1999 से बात कर रही हो और मैं 2020 से। ये सुनकर यंगसू को यकीन नहीं आता, क्योंकि ये बात वाकई ही यकीन करने के लायक तो नहीं कि हम दोनों एक ही घर में हैं और हमारा टाइम डिफरेंट है। बहरहाल सोयन की बात पे यंगसू को यकीन नहीं आता और अगले सीन में हम देखते हैं यंगसू की माँ उसे अजीबोगरीब खाना खिलाती है, उसे लोगों से मिलने नहीं देती। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि यंगसू काफ़ी टाइम मेंटल हॉस्पिटल में भी रह कर आई है, वो इसलिए क्योंकि इसका मेंटल लेवल कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद वो प्लेन क्रैश की न्यूज़ टीवी में देखती है और इसे ये देखकर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसकी सोयन से बात हुई थी तो सोयन ने उसे कहा था कि आज की तारीख में वहाँ एक प्लेन क्रैश होगा, और ऐसा होता है, जिसके बाद यंगसू को यकीन हो जाता है कि वाकई वो दोनों एक ही घर में हैं, लेकिन इनमें वक्त का फ़र्क है। इसके बाद दोनों बहुत हैरान तो होती हैं, लेकिन अब आपस में कैजुअली बात भी करने लगती हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताती हैं और दोनों ही अपनी माँ को कुछ खास पसंद नहीं करते, इसलिए इनकी बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है। सोयन यंगसू को ये भी बताती है कि किस तरह वो अपने फादर के साथ बहुत अटैच थी, लेकिन उसका फादर एक एक्सीडेंट की वजह से मारा गया, जिसमें उनके घर का स्टोव ऑन रह जाता है और उस स्टोव के ब्लास्ट की वजह से सोयन का फादर इस दुनिया से चला जाता है। ये दोनों आपस में काफ़ी बातें शेयर करती हैं और इसके बाद अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि यंगसू के घर जाते हैं 1999 में। और यंगसू के घर ये फैमिली इसलिए आती है क्योंकि यंगसू की माँ इस घर को बेचना चाहती है। यंगसू ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि ये जो फैमिली उसके घर का विज़िट करने आई है ये और कोई नहीं, यंग सोयन की फैमिली है। सोयन इस वक्त 8 साल की है, उसके पेरेंट्स यंग हैं, उसके फादर ज़िंदा हैं। जब यंगसू ये देखती है तो उसे खुशगवार हैरत होती है और इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो ये बात सोयन को बताए। तो यंगसू ऐसा ही करती है, वो अपने कमरे में जाती है और सोयन को फ़ोन मिलाती है। दूसरी तरफ सोयन इस वक्त सो रही होती है और जैसे ही फ़ोन बजता है वो फ़ोन को उठाती है, लेकिन फ़ोन पर अपनी और अपने फादर की कॉन्वर्सेशन सुनकर हैरान हो जाती है। जब उसे थोड़ा होश आता है तो उसे याद आता है कि ये बचपन की सोयन की आवाज़ है और उसके फादर की आवाज़ है। इतने सालों के बाद अपने फादर की आवाज़ सुनने के बाद सोयन बहुत इमोशनल हो जाती है और खुश भी। वो अपने फादर से बचपन में बहुत ज़्यादा अटैच होती है और वो आज भी उन्हें काफ़ी मिस करती है। तो ये सीन उसको यंगसू के और करीब कर देता है और वो बहुत खुश हो जाती है कि इतने साल के बाद सही, लेकिन वो अपने फादर की आवाज़ तो कम से कम सुन पाई। उस फैमिली को ये घर पसंद आ जाता है और डील ऑलमोस्ट फाइनल हो जाती है। उसके बाद यंगसू सोयन से कहती है कि वो रियलिटी शायद चेंज कर सकती है अगर वो उसके फादर को बचा ले तो। अगली ही सुबह वो अपने घर से छुपके से भागती है और शहर की तरफ जाती है, जहाँ पे यंग सोयन अपने फैमिली के साथ रह रही होती है। वो बस में सफ़र करती है और आखिरकार वो यंग सोयन के घर में पहुंच जाती है। जब वो यंग सोयन के घर जाती है तो वो चुपके से बगैर किसी को बताए, बगैर किसी की नज़र में आए जाकर स्टोव को बंद कर देती है, जिसकी वजह से यंग सोयन के फादर बच जाते हैं। और यहाँ पे आता है पहला ट्विस्ट ये कि सोयन की रियलिटी चेंज हो जाती है। 2020 में जो सोयन होती है उसके घर के इफ़ेक्ट्स बदल जाते हैं, उसके बाल लंबे हो जाते हैं, सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाता है और उसके फादर ज़िंदा होते हैं। जब वो घर से बाहर जाती है तो उसकी माँ काम कर रही होती है और उसके फादर उसके सामने खड़े उससे बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर उसे हैरत, खुशी और इमोशनल सब कुछ वो एक साथ हो रही होती है। वो अपने फादर को गले लगा लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सालों के बाद अपने फादर को अपने सामने देखना उसके लिए यकीनन एक बेहद खुशगवार एहसास था और वो बहुत खुश होती है कि उसकी ज़िंदगी फिर से ठीक हो गई। इसका मतलब है कि पास्ट में चेंज करने पर प्रेजेंट पे इफ़ेक्ट पड़ा। 1999 में सोयन ने स्टोव बंद कर दिया और आज की सोयन अपने फादर के साथ थी। अब अगली चीज़ ये होती है कि सोयन इंटरनेट पर जब रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि यंगसू की माँ उसको मारने वाली है और इसके लिए वो पुलिस में भी चली जाएगी। पुलिस सुन के परेशान हो जाती है क्योंकि वो यंगसू की केयर करती है, क्योंकि यंगसू ने उसके लिए बहुत अच्छा काम किया होता है। वो यंगसू को फ़ोन करके बता देती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारने वाली है। ये सुनने के बाद वो पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करती है कि ऐसा नहीं होगा, मैं अपने आप को किसी न किसी तरह से बचा लूँगी।
यंगसू घर में प्लान करती है कि वो किस तरह अपने आप को सेव करे और जहाँ वो बैठी होती है वहाँ से उठकर उस जगह पे तकिए वगैरह रख देती है। जब उसकी माँ उसको मारने के लिए आती है तो वो अननोइंगली तकियों के ऊपर ही अटैक करने लगती है एक चाकू से। लेकिन जब तकियों को अटैक करने के बाद वो देखती है कि यहाँ पे यंगसू नहीं है तो वो हैरान हो जाती है और पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पे एक्चुअल में यंगसू खड़ी होती है। पहले वो अपनी माँ से पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, जिस पर वो जवाब देती है कि तुम फ्यूचर में बहुत सारे लोगों के लिए ख़तरा हो, मैंने विजन्स देखे हैं और तुम बहुत सारे लोगों को कत्ल करोगी। उसके बाद जिस हथियार से जो यंगसू की माँ उसको मारने वाली थी उसी हथियार से यंगसू अपनी माँ को मार देती है। ये यंगसू की ज़िंदगी का पहला कत्ल होता है जो कि उसको एक मर्डरर बना देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यंगसू अपनी माँ को मारने के बाद बहुत आज़ाद और काफ़ी खुश हो जाती है। वो अपने विजन्स भी भूल जाती हैं जो उसकी माँ ने उसे बताए होते हैं कि वो दुनिया के लिए खतरा है। वो इस बारे में सोचती ही नहीं, वो बस आज़ाद है, वो बस खुश है। उसे इसी बात की खुशी है कि वो जो चाहे अब कर सकती है। अपनी माँ को एक्चुअली में कत्ल कर देने के बाद अगला स्टेप यंगसू का ये होता है कि वो बाहर की दुनिया को देखती है, बाहर निकलती है, शॉपिंग करती है, अपनी मर्ज़ी की, अपने पसंद के खाने खाती है और अपना लुक टोटली तौर पे चेंज कर लेती है। मतलब कि अब वो काम करती है जो उसे पसंद है, क्योंकि उसे ना तो कोई रोकने वाला है और ना ही कुछ कहने वाला, ना ही उसे कोई मारने वाला है। यंगसू की ज़िंदगी भी अब काफ़ी बेहतर हो चुकी होती है और वह खुश होती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि 2020 में संगू कुछ स्ट्रॉबेरीज लेकर सोयन के घर पर आता है। वो स्ट्रॉबेरीज सब लेकर खा रहे होते हैं, चख रहे होते हैं, जिनमें से एक स्ट्रॉबेरी सोयन उठाती है और खाती है। उस स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा जूस सोयन के सफ़ेद कलर के स्वेटर पर गिर जाता है, जिसे हम क्लियरली देख सकते हैं। वो क्यों देख सकते हैं? वो इसलिए कि जैसे ही उसके स्वेटर पर थोड़ा सा जूस गिरता है उसका फ़ोन बजने लगता है, वही लैंडलाइन। वो लैंडलाइन हमेशा चलती रहती है क्योंकि उसमें यंगसू और सोयन का कनेक्शन है। वो जब फ़ोन पर जाती है तो उसे संगू की आवाज़ें आती हैं जो कि कुछ डरा सहमा सा और काफ़ी खौफजदा महसूस होता है। तभी उसके स्वेटर से वो स्ट्रॉबेरी का दाग भी अचानक से गायब होने लगता है, जिस पर पहले तो सोयन बहुत हैरान होती है और फिर कुछ परेशान हो जाती है। आफ्टर दैट हम 1999 का सीन देखते हैं जहाँ पे संगू यंगसू के घर आता है और यंगसू से कहता है कि वो स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आया है और इसे फ्रिज में रखना चाहता है। जब वो स्ट्रॉबेरीज़ के बॉक्सेस को फ्रिज में रखने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो जो चीज़ देखता है उससे वो बहुत डर जाता है। वहाँ पर यंगसू ने अपनी माँ को कत्ल करने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स रख दिए होते हैं, जिसे देखकर संगू की जान निकल जाती है और वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि इस वक्त वो एक मर्डरर के साथ है। यंगसू जब ये देखती है कि संगू को उसका सच पता चल गया है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो इस संगू को भी मार दे, और वो ऐसे ही करती है, वो संगू को वहाँ पे मार देती है। यही वजह थी दोस्तों कि क्यों सोयन के पास से स्ट्रॉबेरी का स्टेन रिमूव हो गया, क्योंकि पास्ट में किए गए चेंजेस प्रेजेंट पे असर करते हैं। दूसरी तरफ 2020 में सोयन भागती हुई संगू के फार्म पे जाती है जो कि इंतहाई उजड़ी हालत में उसको मिलता है। वो परेशानी की हालत में फिर वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और संगू के बारे में बातचीत करती है। पुलिस वाला अपनी एक पुरानी डायरी निकालता है और उसमें उसे बताता है कि संगू नामी आदमी तो 20 साल पहले ही मर गया था और उसको मारने वाली और कोई नहीं यंगसू नामी औरत थी जो कि अब लाइफ टाइम जेल में है। यंगसू ने सिर्फ संगू को ही नहीं बल्कि अपनी माँ को भी मार दिया था, जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रही है। ये सब जानने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो वापसी पर जाते हुए सुनी के पास चली जाती है सच जानने, जहाँ सुनी उसे बताती है कि यंगसू कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो थोड़ी पागल है। बचपन में इसके एक मजाक की वजह से यंगसू ने उसकी टांग को जलाने की कोशिश की और अगर उसकी माँ ना होती तो शायद वो आज जिंदा ना होती। मतलब कि यंगसू की माँ वाकई सच कह रही थी, यंगसू एक सीरियल किलर होने वाली थी और यंगसू दुनिया के लिए ख़तरनाक थी। ये सुनने के बाद सोयन बहुत बहुत परेशान हो जाती है कि वो एक मर्डरर की मदद कर रही है और संगू उसी की वजह से शायद मर गया। अगले सीन में हम देखेंगे कि पुलिस यंगसू के घर जाती है संगू के बारे में इन्वेस्टिगेट करने। यंगसू पूरी कोशिश करती है कॉन्फिडेंट दिखने की और सब कुछ छुपाने की, लेकिन एक पुलिस वाला कुछ स्ट्रॉबेरीज यंगसू के घर पे देख लेता है और उसे काफ़ी शक हो जाता है यंगसू की हरकतों की वजह से भी। तो वो सोचता है कि मैं सीक्रेटली इस लड़ी पे आई रखूँगा क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा मशकूक लग रही है। लेकिन बहरहाल उनके पास इस वक्त कोई सबूत नहीं होता,
तो वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो यंगसू को वहीं पर छोड़ता है और वापस चला जाता है। उसके बाद अब यंगसू काफ़ी परेशान होती है क्योंकि वो 2 मर्डर्स कर चुकी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। जब वो सोयन से फ़ोन पे बात करती है तो सोयन उसे बताती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। इस पर यंगसू से एक्सप्लेन करती है कि उसने क्यों 2 कत्ल किए, लेकिन सोयन उसे बता देती है कि तुम लाइफ टाइम जेल में चली जाओगी क्योंकि आज 2020 में तुम जेल में हो। जिसे सुन के यंगसू बहुत परेशान हो जाती है और वो सोयन से उसकी मदद करने के लिए कहती है कि मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि पुलिस वाले मुझ तक ना पहुँच सके और मैं बच जाऊँ। सोयन उसको मना कर देती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी क्योंकि तुम एक मर्डरर हो। जिसे सुनकर यंगसू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रिवेंज लेने का सोचती है और उसे रिवेंज लेने का मौका जल्द ही मिल जाता है जब 1999 में यंग सोयन अपने बाप के साथ उसके घर पर आती है क्योंकि आज इन्हें रजिस्ट्री करनी होती है घर की, लेकिन यंगसू अपनी माँ को मार चुकी है तो वो ये रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस नहीं जाती, जिस पर ये दोनों बाप बेटी घर चले जाती हैं जहाँ पे यंगसू सोयन के सामने ही उसके बाप को ख़त्म कर देती है, उसके बाप को कत्ल कर देती है। 2020 में यंग सोयन अपने फादर के साथ ड्राइविंग सीख रही होती है। वो परेशान भी होती है लेकिन खुश होती है कि उसकी ज़िंदगी में अब सब कुछ नॉर्मल है। तभी हम देखते हैं कि वो बड़े आराम से ड्राइविंग सीख रही होती है, जा रही होती है, लेकिन अचानक से मंजरे आम से उसके फादर गायब होने लगते हैं, जिसे देखकर यंग सोयन पागलों की तरह चिल्लाने लगती है कि उसके फादर को क्या हो रहा है। तभी उसकी गाड़ी अचानक से एक जगह पर लग जाती है और चीखों पुकार के बाद हमें जो सोयन नज़र आती है उसकी रियलिटी एक बार फिर से चेंज हो चुकी है। उसके बाल फिर से छोटे हो चुके हैं, वो अपने पुराने लुक में है। उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो भागती है वहाँ से और अपने घर जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसका घर अब एक खंडर बन चुका है क्योंकि ऑब्वियसली रियलिटी चेंज हो चुकी है। इस घर में अब कोई नहीं रहता तो उसका घर अब एक खंडर बन चुका है, लेकिन उसको ज़मीन पे लिखा हुआ मिलता है कि पिक अप द फ़ोन। लैंडलाइन अभी भी चालू है क्योंकि उसी पे इन दोनों का कनेक्शन है। फ़ोन जब बजता है तो सोयन को फ़ोन उठाना ही होता है। जब सोयन फ़ोन उठाती है और चीखती है, चिल्लाती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तो यंगसू से बताती है कि मैंने तुम पे फेवर किया था और मैंने वो फेवर वापस ले लिया क्योंकि तुमने उसके बदले में मुझे कुछ नहीं दिया और मेरी मदद नहीं की। अब वो उसे बताती है कि यंग सोयन, छोटी बच्ची सोयन, वो मेरे सामने है और अगर अब भी तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं इसे भी मार दूंगी और तुम्हारी रियलिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए मेरी मदद करो, मुझे हेल्प करो। उसके बाद सोयन उसकी मदद करती है, उसको बताती है एक एड्रेस और उससे कहती है कि तुम इस एड्रेस पे चली जाओ और वहाँ जाकर तुम्हें नाइफ़ मिलेगा, वो नाइफ़ जिससे तुमने अपनी माँ को और संघों को मारा है। अगर तुम उस नाइफ़ को उस जगह से हटा दो तो यकीनन तुम बच जाओगी। लेकिन यहाँ पे सोयन ने खेला होता है एक गेम। उसने यंगसू को एक ऐसी जगह पे भेजा होता है जहाँ उसने पहले ही पता लगा लिया होता है ब्लास्ट होने वाला है एक डेट को। वो जब उसको उस जगह पे भेजती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि इस ब्लास्ट में यंगसू भी मर जाएगी और उसकी रियलिटी जो है जैसी है वैसी ही हो जाएगी और उसको मज़ीद जो है स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि यंगसू उस ब्लास्ट से किसी तरह बच जाती है और वापस आकर फिर से सोयन को फ़ोन करती है। फ़ोन बजते ही सोयन को पता चल जाता है कि यंगसू बच गई और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यंगसू से बताती है कि वो छोटी सोयन को अब मार देगी क्योंकि तुमने अच्छा नहीं किया और तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। सोयन चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि ऐसा कुछ मत करना प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। लेकिन सज़ा के तौर पर यंगसू छोटी सोयन के ऊपर गर्म उबलता हुआ पानी डालती है। पानी तो वो छोटी सोयन पर डालती है लेकिन बड़ी सोयन बहुत शदीद दर्द से तड़पने लगती है और उसके पेट पर और टांगों पर जलने के निशान आने लगते हैं और वो वहीं ज़मीन पर गिड़गिड़ा कर रोने लगती है तकलीफ़ के मारे। अब अगले सीन में सोयन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि वो यंगसू की मदद करे, तो वो पुलिस स्टेशन जाती है, फोर्सफुली अंदर एंट्री करती है और जाकर पता लगाती है कि आखिर किस चीज़ की मदद से वो उसकी मदद कर सकती है। फिर वो एग्जैक्ट उसको पता बता देती है यंगसू को जहाँ पर उसको वो हथियार मिलेगा जो उसको पकड़वाने वाला था। उधर हम देखते हैं कि 1999 में जब सोयन की माँ अपनी बेटी और शौहर को काफ़ी देर नहीं पाती तो पुलिस के पास चली जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यंगसू के घर जाती है और उसकी माँ भी उस पुलिस वाले के साथ यंगसू के घर चली जाती है। यंगसू यहाँ अपने आप को ईजी दिखाने का और नॉर्मल दिखाने का बहुत नाटक करती है और वो ये शो करवाती है कि सब कुछ ठीक है और मैंने कुछ भी नहीं किया। वो आराम से बैठी होती है और दूसरी तरफ हम दोबारा सोयन को देखते हैं जो कि जब घर जाती है तो वो घर को बहुत सारे फ्रिजेस में पाती है क्योंकि उसने यंगसू की मदद कर दी है और यंगसू अब 2020 में ज़िंदा है। रियलिटी चेंज हुई है 2020 में। ज़िंदा होने की वजह से
यंगसू ने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया और ये फ्रिजेस यकीनन लाशों से भरे हुए हैं। तभी हम रियलिटी में 2020 में यंगसू को भी देखते हैं, एक एजेड लेडी यंगसू। और फिर हम स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है 1999 में, जहाँ पे पुलिस वाला और सोयन की माँ अब यंगसू के घर पे होते हैं। और तभी फ़ोन बजता है और जब फ़ोन पे बात करती है सोयन की माँ, तो आगे से सोयन उसकी आवाज़ को पहचान लेती है। वो अपनी माँ को वार्न करती है कि आप जहाँ हैं यहाँ से आपको निकलना होगा, यहाँ से आपको जाना होगा। अभी वो इतनी बात करती है लेकिन सोयन की माँ को कुछ समझ नहीं आता और वो फ़ोन रख देती है। तभी हम देखते हैं कि यंगसू उस पुलिस वाले के सर पे वार करती है और वो पुलिस वाला वहीं पर मर जाता है। उसके बाद यंगसू का अगला टारगेट होता है सोयन की माँ। दोनों एक दूसरे पे हमला करती हैं और रियलिटी में 2020 में एजेड यंगसू और यंग सोयन, इन दोनों के बीच में फ़ाइटिंग हो रही होती है। मतलब कि 1999 में एग्जैक्ट सेम टाइम पे सोयन की माँ और यंगसू होते हैं, लेकिन 2020 में सोयन और यंगसू दोनों आपस में एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि फ़ोन का कनेक्शन ऑन होता है। सोयन अपनी माँ से राब्ते में होती है, वो रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, अपनी माँ को रास्ता बता रही होती है कि किसी भारी चीज़ से यंगसू के सर पर वार कर दो, यंगसू को मार दो। तभी यंगसू एक पैतरे की चाल चलती है और वो ऐसा करती है कि छोटी सोयन को लाकर उस दरवाजे के बाहर रख देती है जहाँ पे सोयन की माँ छुपी होती है। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर माँ बाहर आती है। तभी यंगसू को मौका मिल जाता है सोयन की माँ पे दोबारा अटैक करने का। दोनों एक दूसरे को अटैक करती हैं। तभी 2020 में सोयन को यंगसू ढूंढ लेती है और उस पर जस्ट अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन नहीं कर पाती। वो इसलिए क्योंकि 1999 में सोयन की माँ और यंगसू दोनों रेलिंग से नीचे गिर जाती हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं दोनों। इस वजह से 2020 में रियलिटी फिर बदल जाती है और अचानक से मंजर आम से यंगसू गायब हो जाती है। अब जो सबसे पहले काम सोयन करती है वो ये करती है कि हॉस्पिटल भागी जाती है ये देखने के लिए कि उसकी माँ ठीक है या नहीं। हॉस्पिटल में उसकी माँ उसको कहीं नहीं मिलती, जिस पर सोयन बहुत दुखी हो जाती है और दुखी होने के बाद वो ग्रेवयार्ड पे दोबारा आ जाती है अपने फादर की ग्रेव पे। जब वो अपने फादर की ग्रेव पे बैठी बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है तो अचानक से उसको पीछे से अपनी माँ की आवाज़ आती है। वो बहुत हैरान होती है और जब वो देखती है तो उसकी माँ उसे फ़ोन ऑफ करने पर डांट रही होती है। इसका मतलब है कि उसकी माँ ज़िंदा है, लेकिन उसकी माँ के गर्दन और हाथों पे निशान होते हैं जो ये बात वाज़ेह करते हैं कि 1999 में उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत फ़ाइट की थी। सोहन बहुत खुश हो जाती है कि कम से कम उसकी माँ उसके साथ है और ये बात उसे बहुत सुकून देती है। अब दोनों माँ बेटी घर जाने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाते जाते ये रियलिटी से यंगसू की माँ सोयन की माँ गायब हो जाती है। और जो अगला सीन है उसमें हम देखते हैं कि सोयन को किसी ने तय खाने में बंद किया हुआ है। वो चिल्ला रही है, चीख रही है, उसके ऊपर एक वाइट कपड़ा है। अचानक उसका वाइट कपड़ा हटा दिया जाता है और हम देखते हैं कि छोटे बालों वाली सोयन वहाँ बैठी हुई है। एंड दैट्स इट, मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और आई नो कि इस मूवी में अभी भी कुछ फ्लॉज हैं, इस मूवी में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि ये लास्ट में कैसे हुआ। सो पॉसिबिलिटी ये है कि जब यंगसू और सोयन की माँ रेलिंग से नीचे गिरे, सोयन की माँ भी उस वक्त बच गई, लेकिन यंगसू भी बच गई। यंगसू पुलिस के डर से भाग गई, लेकिन हो सकता है कि अगले दिन या उससे अगले दिन उसने फिर से यंगसू जाकर सोयन की माँ को मार दिया हो, जिसकी वजह से सोयन की माँ रियलिटी से गायब हो गई और यंगसू रियलिटी में इन हो गई। मतलब कि 2020 में भी यंगसू का एग्जिस्ट होना बनता है और आज 2020 में उसने सोयन को दोबारा से पकड़ लिया, क्योंकि अब वो एक प्रॉपर सीरियल किलर है तो वो अपने बदले पूरे करेगी। और आज 2020 में जो सोयन हमें दिखती है तय खाने में बंधी हुई, वो इसी वजह से है क्योंकि यंगसू ने उसको तय खाने में बंद कर दिया और शायद वो इसे मारना चाहती हैं। ये एंड बिल्कुल हैप्पी एंडिंग नहीं है और हो सकता है कि इसका सीक्वल 2 आए, इसका दूसरा पार्ट बने, लेकिन फ़िलहाल ये मूवी इस ट्विस्ट के साथ एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी